Hello everyone, good afternoon all of you. Welcome to the channel Mathsville and this is Surbhi. I hope आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। CUET का पेपर अब बहुत दूर नहीं है और बच्चों प्लीज़ अपना ध्यान रखो, कोरोना फिर से फैल रहा है और इस वक्त आप लोग बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। एग्ज़ाम से महीना डेढ़ महीना पहले, ये बोर्ड्स नहीं है, ना ही ये कोई नॉर्मल एग्ज़ाम है, ये आपका CUET एंट्रेंस है। एंट्रेंस से एक महीना पहले का जो टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपके लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, तो आप बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए अपना ध्यान रखिए, मास्क कैरी कीजिए, सैनिटाइज रखिए अपने हाथों को बार बार वॉश करते रहिए, लेकिन बिल्कुल भी बीमार नहीं होना है, इन्फेक्शन की चपेट में बिल्कुल नहीं आने देना है खुद को। तो कल हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था, जो टॉपिक शुरू किया था, वो क्या था? रिमाइंडर्स, यानी कि शेषफल। तो शेषफल को जब हमने शुरू किया था तो उसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। रूल्स क्या थे? अगर आपका कोई भाज्य या डिविडेंड को अगर हम किसी डिवाइजर यानी भाजक से अगर हम भाग दें और आपका शेषफल रिमाइंडर आपका बचे R1 और किसी दूसरे भाज्य यानी कि दूसरे डिविडेंड N2 को हम सेम डिवाइजर से सेम भाजक से भाग दें और हमारा रिमाइंडर बचे R2, तब हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम दोनों भाज्यों को ऐड कर दें, यानी दोनों डिविडेंड्स को ऐड कर दें और सेम डिवाइजर से डिवाइड कर दें, तब हमारे जो रिमाइंडर्स हैं वो भी ऐड हो जाते हैं। और अगर हम उन्हें माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, घटा दें, तब हमारे रिमाइंडर्स भी सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हम उनका गुणा कर दें यानी कि प्रोडक्ट कर दें, तो हमारे रिमाइंडर्स का भी प्रोडक्ट आ जाता है। और यहाँ पे अगर हम किसी नेचुरल नंबर से किसी एक अपने डिविडेंड को मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। और ऐसे ही अगर हम पावर चढ़ा दें तो वो पावर अपने रिमाइंडर पर भी फॉलो होती है। लेकिन इन सब का बेस एक और कंडीशन पे डिपेंड करता है, और वो क्या है कि आपका जो भी रिजल्टेंट रिमाइंडर आएगा, रिजल्टेंट मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आपके डिवाइजर से हमेशा छोटा रहना चाहिए। तो छोटा रहना चाहिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपका रिजल्टेंट रिमाइंडर यहाँ बड़ा आ जाता है आपके डिवाइजर से, तब आप उस रिजल्टेंट रिमाइंडर को फिर से अपने सेम डिवाइजर सेम भाजक से फिर से भाग दे देंगे, फिर से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। ये बात आई समझ? हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कल कर चुके हैं, मैंने हर क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया था, तो आई होप आप सभी को ये सारी बातें क्लियर है। तो आज हम चलेंगे उन क्वेश्चंस पर जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं हम उन्हीं पर चलेंगे। तो उससे भी पहले हम एक टॉपिक और समझेंगे, और वो क्या है? एक बात बताओ, अभी तक N और D जब हमने किया, हमने कुछ ऐसा देखा था या ऐसा कुछ देखा था, तो रिमाइंडर हमारा आया था 4, है ना, ऐसा कुछ। लेकिन अगर आपका डिविडेंड, अगर आपका भाज्य, अगर आपका ये जो N है ये ऑलरेडी D से छोटा हो, आपके भाजक से छोटा हो, यानी कि अगर मैं ऐसे कहीं लिखा हो, तो रिमाइंडर क्या होगा? अगर आपका N यानी कि आपका डिविडेंड पहले ही आपके भाजक, आपके डिवाइजर से छोटा हो, तब आपका रिमाइंडर क्या होगा? भाई तब डिवाइड हो ही नहीं सकता। ये हमारी कंडीशन क्या कहती है? रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, ये ऑलरेडी छोटा ही है, तो रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर यही तो है। ये बात आई समझ? तो अगर कहीं आपके पास ऐसा लिखा आ जाए तो आपका रिमाइंडर यहां क्या होगा? 2। अगर आपके पास कुछ और आ जाए, सपोज करो 13 या 13 भी नहीं, 15/16, और आपसे पूछे इसमें रिमाइंडर क्या होगा, तो भाई सीधी बात है, ये 15 आपका 16 से छोटा है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? ये 15। भाई भाग होगा ही नहीं, ठीक है।
आप क्या करते हैं अपने नॉर्मल डिवीजन में, आप नॉर्मल डिवीजन में आपने अभी यहां पर क्या किया, जब आपने 25 को 7 से भाग दिया तो आपने क्या देखा, 3 पर ये 21 आया और यहाँ पे अब एक छोटा नंबर आ गया, तो छोटा नंबर आया तो इसका मतलब क्या है, अब इसके आगे ये भाग नहीं जा सकता, इसके आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो अगर पहले ही कोई छोटा नंबर हो तो वो उसके आगे भाग हो ही नहीं पाएगा, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, वही नंबर। ये बात समझ में आ गई? आई होप ये बात आपको बहुत बहुत क्लियर हो, क्योंकि ये बात आपके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व होने वाली है, आपको समझ में आने वाला है कि कैसे होगा और इसी के बेस पे क्वेश्चंस होंगे। तो चलते हैं फिर इसके आगे आज अपने क्वेश्चंस पर। मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आपने ये N1 वाले सारे रूल्स नोट कर लिए हैं, क्योंकि अब मैं आपको आपकी नोटबुक से पढ़ाऊंगी। कैसे, देखते हैं। देखो, रिमाइंडर्स की बात हो रही है, ठीक है। यहां पे जो एक मेन रूल फॉलो करेगा, जो आपके क्वेश्चंस पे लगेगा, वो क्या होगा, आपका रूल नंबर 5। वो क्या था कि n की पावर m डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू, या आपका जो रिमाइंडर होगा वो भी r की पावर m हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, मैं कहूं 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 और आपको यहां पे रिमाइंडर बताना है, फाइंड द रिमाइंडर या शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आप ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला। तो अगर यहां के हिसाब से देखूं तो पहले मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 1। रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, 1। और अगर मैं इसको पावर दे दूं तो ये वाला रूल लग जाएगा और इस रूल के हिसाब से इस पे भी पावर आ जाएगी, आएगी कि नहीं। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आया, 1 की पावर 4 क्या होता है, 1, और ये 1 आपका डिवाइजर से छोटा है, तो अब आप इसे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, यही होगा आपका आंसर। ये बात समझ में आई? कितनी सिंपल सी बात है ना। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये सबसे इजीएस्ट कंसेप्ट है, तो ये चीज समझ में आना इंपॉर्टेंट था। आप एक बात बताओ, 1 की किसी भी पावर के लिए, किसी भी पॉजिटिव पावर के लिए आपके पास क्या वैल्यू आती है, हमेशा 1। और आपके पूरे नंबर सिस्टम में एक ऐसा 1 ही है जिसकी कोई भी पावर हो। मैं सिर्फ 1 की बात कर रही हूं, यहाँ पे यूनिट डिजिट से कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कह रही हूँ भाई 11 होगा तो नंबर बड़ा हो जाएगा ना, 11 का स्क्वायर 121 होगा, लेकिन एक 1 ऐसा है जिसकी पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 100 ही क्यों ना हो, आंसर हमेशा 1 आता है कि नहीं। तो यही हमारा कंसेप्ट है, यहाँ पर हम यही काम करते हैं। तो अगर यहाँ पर 3 की पावर 1004 होता और उसे आपको 2 से भाग देना होता और शेषफल बताना होता, तब आपका आंसर क्या आता भाई, रिमाइंडर यहां से क्या आएगा, 1, और 1 की पावर 1004, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1। अब आप अपना एक स्टेप कम कर देंगे। मैं आपको फिर कह रही हूं, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम है, बोर्ड की परीक्षाएं नहीं है कि आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। कोई नहीं देखने वाला वहां पे आपकी रफ शीट, कोई नहीं देखने वाला आपने किस मेथड से सॉल्व किया है, चाहे आपने सॉल्व ना ही किया हो। अगर आपने ये क्वेश्चन, आपको यहां से देखते ही पता लगना चाहिए, 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आपका, रिमाइंडर आपका आएगा 1, और रिमाइंडर की पावर 4, तो कुछ भी 1 की पावर 4 कुछ भी हो, आपकी आंसर आएगा 1। तो इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। तो वहां हार्डली मैटर्स कि आपने कैसे सॉल्व किया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ अपना आंसर से मतलब है और आंसर आपको मिल गया, ठीक है। आपने जो आंसर पे क्लिक किया है सिर्फ उनको उन्हीं से मतलब है, उसी बात से मतलब है। तो ये क्लियर हो गया सबको। अब आते हैं अपने और चीजों पर।
अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर 99 को 4 से डिवाइड करूं तब मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा? सोचकर बताइए, यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा? बताइए मुझे। यहां पर आपका यूज होगा नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट। देखिए, सबसे पहले आपको सॉल्व किस स्टेप में करना है, और ये स्टेप आपको यहीं पे प्रैक्टिस करने हैं। आपको नोटबुक में लिखने तक ही प्रैक्टिस करना है, यानी कि सिर्फ क्लास तक। क्लास के बाद या जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तब आप हमेशा ये स्टेप्स अपने मन में करेंगे। देखिए, पहला स्टेप 3 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर आपका बचा -1। रिमाइंडर आपका क्या बचा? -1। और अब अगर मैं इसकी पावर 99 कर दूं तो यहां भी पावर 99 हो जाएगी। होगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। तो ये क्या हुआ भाई? ये तो यहीं खत्म हो गया। अब हमें यही बात करनी है। तो -1 की पावर 99 का क्या मतलब है भाई? एक चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए कि -1 की पावर इवन होता है 1, और -1 की पावर ऑड क्या होता है? -1। तो ऑड नंबर है ये 99। तो आपके पास यहां से वैल्यू आएगी -1। लेकिन मैंने आपसे कहा था, माइनस में आपका रिमाइंडर आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा -1 का। लेकिन जब अगर आपका आंसर माइनस में आ जाए, तब आप चुपके से वहां पे अपना डिवाइजर ऐड कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा। तो यहां पे आपने अपना डिवाइजर क्या है आपका? भाजक क्या है? 4। तो आपने 4 को जैसे ही यहां पे लिखा तो ये हो गया 3, और ये हो गया आपका आंसर, रिमाइंडर। आया समझ? ये है आपका कंसेप्ट। इन दोनों क्वेश्चंस को प्रॉपरली नोट कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको रिवीजन के टाइम पे एक्चुअली याद दिलाएंगे कि कंसेप्ट था क्या। ये सब चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। कंसेप्ट आपको यही 2 क्वेश्चंस याद दिलाएंगे। ठीक है? तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखना, पहले ऐसे, फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर 99, तो इसका मतलब -1 की पावर 99। तो जब आपने इसे सॉल्व किया तो आंसर आया -1। फिर किसी दूसरे पेन से यहाँ पे लिख लो +4, यानी कि वी ऐड द डिवाइजर। हमने यहाँ पे चुपचाप अपने भाजक को ऐड कर दिया, अपने भाजक के साथ इसका योग कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 3। ठीक है? ये तो बहुत आसान था मैम। इसका मतलब कि हमें सबसे पहले सीधा सीधा नंबर निकालना है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर ये 3 और 4 जैसी छोटी संख्या ना होकर, सपोज करो आपके पास यहाँ पे 29 की पावर 444 ऐसा होता, और उसे आप डिवाइड करते 28 से, तभी भी आपके साथ यही होता। भाई इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? इनके बीच में कितने का गैप है? 1 का। हमेशा रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो देखो खुद ही, 29 को जब आपने 28 से भाग दिया तो आपका रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है? और फिर जब आपने 29 की पावर 444 कर दी और यहाँ 28 से भाग दे दिया, तो आपके रिमाइंडर की पावर भी 444 हो गई, और आपका यहाँ से भी रिमाइंडर आ गया 1। तो आंसर तो आ गया। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल टेक्निक्स, इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन समझ आने के ऊपर है। एक बार दिमाग में बैठ गई बातें तो वो समझ आती जाएंगी। ये बात समझ में आ गई? भाई अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो आपके पास एक ऑप्शन है वीडियो पॉज करने का। पॉज कीजिए और अपने नोट्स को कंप्लीट कीजिए हाथों हाथ। बहुत लंबी क्लासेस नहीं होती हैं, 30 मिनट्स की मैक्सिमम क्लास मैंने अभी तक आपके पास लिए रखी है। तो अगर आपके वो क्लास 35 मिनट्स या 40 मिनट्स में भी कंप्लीट होती है तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे। नहीं भाई, सिर्फ आपको 21 मई तक मेहनत करनी है, और ये सोच के चलना है कि आपका पहले दिन ही पेपर है, चाहे वो 22 को हो फिर या फिर आपकी 31 तारीख को हो, लेकिन आपको ये सोच के चलना है कि आपका पहले दिन ही पेपर है। इतना कर लो बस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ 1.5-2 महीने, उसके बाद 3-4 महीने इतनी ऐश करने को मिलेगी ना, जब तक आपके एडमिशन्स नहीं हो जाएंगे। एडमिशन्स प्रोसीजर्स इतना टाइम लेते हैं,
पेपर होगा, पेपर के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी कम से कम महीना भर ले लेता है, नहीं तो 10-15 से 20 दिन तो ले ही लेता है। आप उस 15-20 दिन में ही बोर हो जाओगे। आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से आपकी कट ऑफ और अपने सीट्स अरेंजमेंट डिसाइड करेंगी। उसके बाद कहीं जाके आपको शांति मिलेगी, कॉलेज में एडमिशन होगा। आप खुद सोचो, लास्ट ईयर अगस्त तक एग्जाम हो गए थे, खिंच गए थे। तो अगस्त के बाद बच्चों के कॉलेजेस नवंबर में जाके खुले थे, नवंबर दिसंबर, क्या नवंबर एंड की तरफ में। तो आप खुद सोचो कितना टाइम लगता है इन सब चीजों में। तो आपके पास इतना टाइम होगा, उसके बाद सच में आराम ही आराम है। 2-3 महीने प्रॉपर आराम करिएगा, लेकिन अभी आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बकल अप कीजिए खुद को और लग जाइए अपनी मेहनत करने पे। इस वक्त आपके पास 24 घंटे हैं, तो आपको 24 के 24 घंटे में आपको पढ़ाई करनी है। यहां पर आप एक और एग्जाम्पल देखिएगा, 30 की पावर 449 या 448 डिवाइडेड बाय 31। अब यहां क्या होगा, फिर से हम पहले हम n के साथ n को डिवाइड करते हैं d से और r निकालते हैं, फिर ही तो उस पर पावर लगाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हम 30 को जब हम 31 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा -1, और जब हम उस पे पावर लगाएंगे 448, तो ये इस -1 पे भी 448 की पावर लग गई, 448 की पावर लग गई। तो यहां पर आंसर क्या आया, अब आप देखो ये 448 क्या है, इवन। तो अगर इवन पावर है तो आपका आंसर आ जाएगा 1। सिंपल, आसान था, कुछ भी नहीं था। ये सब चीजें समझ में आई। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ये सब आपको आते हैं ऑलरेडी। बस एक ये हनुमान जी वाली शक्तियां हैं, ये कुछ जो आपके हमेशा से सामने था, लेकिन मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूं। जैसे ही आपको आपकी शक्तियां याद आ जाएंगी, फिर तो आप समुद्र लाग जाओगे। ऐसे ही तो हुआ था, जब हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिला दी गई थी, तब वो सीता मैया के पास अपनी मुद्रिका लेकर पहुंच गए थे। पहुंचे थे कि नहीं? तो ये वही वाला हिसाब है, आप समुद्र लाग जाओगे और अपना एडमिशन कंफर्म कर लोगे। समझ में आई ये बात? कुछ भी नहीं है। 30 को पहले मैंने 31 से डिवाइड किया, रिमाइंडर निकाला -1, और उसके बाद उस पर पावर लगाई, तो पावर मेरे पास इवन थी, और -1 की पावर इवन हमेशा 1 होती है, तो आंसर आ गया 1। अगर ये ऑड होती, अगर यहाँ पे सच में 499 ऐसे ही होता जैसे क्वेश्चन में दे रही थी, तो ये -1 आता, फिर आप इसमें चुपचाप अपना डिवाइजर ऐड कर देते। डिवाइजर यानी कि भाजक, भाजक ये होता है, ये भाज्य होता है, तो भाजक को जब आप ऐड करते तो आपका आंसर आता 30। दोनों चीजें समझ में आ गई यार, आप लोग हो ही इंटेलिजेंट। अब बात करते हैं और थोड़ी सी बातों की, जैसे कि यहां पे अगर आपको 2 की पावर 58 दे दिया जाए और अब आपको डिवाइड करना है 5 से। अब आपको इसे डिवाइड करना है 5 से। अब आप इसे कैसे डिवाइड करोगे? मैम अभी तक तो बहुत आसान आ रहा था कि हमारा रिमाइंडर आ जाता था 1, हम उसको पावर कर देते थे और वो सॉल्व हो जाता था। ये तो आपने बहुत अलग दे दिया भाई। अगर हम 2 को 5 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा -3। पहली बात तो ये तो बहुत ही बड़ा नंबर आ गया भाई, आपके भाज्य से बड़ा आपका रिमाइंडर आ गया, तो आप या तो -3 ले सकते हो। अच्छा, या मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर कुछ ऐसा बताया था ना कि अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, तो अगर ये नहीं हो सकता, आपका भाज्य ऑलरेडी छोटा है, तो यही आपका रिमाइंडर भी है, तो रिमाइंडर आपका 2 आ सकता है। चलो भाई, अब अगर आप इस पे पावर लगाते हो 58 की, तो इस पे भी पावर लगानी पड़ेगी, या फिर और का केस है ये, 2 के ऊपर फिर 58 की पावर। यार ये तो फिर से क्वेश्चन वही बन गया जो यहां था, तो इससे तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं। और यहां पर भाई, यहां तो और कॉम्प्लिकेशंस हो गई, सिर्फ एक ये माइनस का साइन खत्म हो गया, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो 3 की पावर 58। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तो ये क्या हुआ, अब ये यहाँ पे फिर से ये 2 की पावर 58 बन जाएगा। यार ये तो साइकिल से चल गई। अब इसे कैसे सॉल्व करें?
इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। यहां पे क्योंकि बात पावर्स की हो रही है, पावर्स की, तो आपको 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 5 के आसपास है? क्योंकि हर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, आपने खुद देखा भाई 3 की पावर सेम, 3 की पावर आपकी 58 या 2 की पावर 58 से आपको कुछ खास लाभ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक 1 ही ऐसा है जिसकी कुछ भी पावर हो वो हमेशा 1 1 और -1 ही रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ऐसे ही होता है ना। तो अगर 1 की पावर 58 हो चाहे तो भी कुछ नहीं होता, 1 की पावर 1,58,000 हो तब भी कुछ नहीं होता। मुझे 58 की हिंदी नहीं आती, सॉरी। तो अब उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, यहां पर आप 2 की ऐसी पावर ढूंढेंगे जो 5 के आसपास हो और आपको रिमाइंडर 1 या -1 दे दे। तो आपको खुद पता है कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर -1 आएगा। मालूम है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या मैं इसे सजा के लिख सकती हूं? सजा के लिखने का क्या मतलब है, क्या मैं इस 2 की पावर 58 को 2 इस 58 को क्या मैं 2 की पावर 58 को ऐसे लिख सकती हूं, 2 की पावर 29 इंटू 2। ये क्या कौन सी आइडेंटिटी है? देखो a की पावर m इंटू ए की पावर n, ये किसके बराबर होता है? a की पावर m इंटू n के, होता है कि नहीं? तो यहां पे आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर देंगे, 2 की पावर 2 की पावर इस तरीके से 2 की पावर 2 और फिर पूरे ब्रैकेट की पावर 29। देखो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो यहां पे ये आ गया और क्वेश्चन अभी भी वही चल रहा है, अभी सिर्फ मैंने क्वेश्चन को सजा कर लिखा है। तो ये क्या हो गया, 4 की पावर 29 डिवाइडेड बाय 5, है कि नहीं? 4 की पावर 29 डिवाइडेड बाय 5, आपका आंसर आ रहा है। अब आपको मिल गया अपना आंसर। जैसे ही आप 4 को डिवाइडेड बाय 5 करोगे आपका रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे ही आपने 4 को डिवाइडेड बाय 5 किया आपका रिमाइंडर आया -1 और इसकी पावर जैसे आपने 29 की, ये भी हो गया 29, ये आया -1। इसमें आप क्या करेंगे, चुपचाप छुपके से अपना डिवाइजर ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ गया 4। आया समझ? एक बार इसे नोट कर लीजिए और आराम से समझ लीजिए। तो अब आते हैं अपनी दूसरी बात पर। अब आपके सामने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप फटाक से उड़ा दोगे उसे। आपको क्या करना है, सिर्फ पावर को तोड़ना है। अच्छा, जरूरी तो नहीं है सिर्फ 2 का ही क्वेश्चन आए भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 की पावर 44 डिवाइडेड बाय 8 आ जाए। तो अब आपको क्या देखना है यहां पे, अब आपको देखना है 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 8 के आसपास है और इतनी पास है कि आपको रिमाइंडर 1 या -1 दे। 3 की पावर 2, तो क्या आप यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हो? आपने पिछले केस में क्या देखा था, 2 की पावर 58 था। जब 2 की पावर 58 था तो 2 की कैसा बना था, 2 की पावर 2 और 29, यानी कि इसको 2 से भाग दे दिया था हमने। तो यहां पे मैं डायरेक्ट इसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 2 और 22 डिवाइडेड बाय 8। यहां पे ये क्या होगा, 9 की पावर 22 डिवाइडेड बाय 8। अब जब मैंने 9 को 8 से भाग दिया तो रिमाइंडर हो गया 1 और जब मैंने इसकी पावर 22 करी तो इसकी भी कर दी, तो हमारे पास आंसर आ गया 1। यही आपका आंसर है भाई। ये जो रिमाइंडर है ये आपके छोटे भाई बहन की तरह है कि अगर आपको एक पीस मिठाई का मिला है तो इसको भी देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके एक थप्पड़ पड़ा है आपकी मम्मी से तो इसके भी पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा होता है, मैक्सिमम घरों में ऐसे ही होता है ना कि एक को पड़ता है, बड़े वाला पिटता है, छोटे वाले को मुफ्त में पड़ जाता है, या छोटे वाला पिटता है तो बड़े वाले को मुफ्त में एक रैपटा तो पड़ ही जाता है। ऐसा होता ही है, नॉर्मली घरों में होता है भाई। आजकल मुझे नहीं पता, आप लोगों को शायद कुछ ज्यादा लाड से पल रहे हो, हमारे टाइम में तो ऐसे ही होता था।
गलती चाहे छोटे की हो चाहे बड़े की हो, अगर दोनों साथ में है तो गलती चाहे छोटे की है, एक थप्पड़ अगर उसको मार पड़ी है, उसकी कुटाई हुई है, तो बड़े वाले को एक रैपटा ऐवे पड़ जाता था कि चल अगर ये रो रहा है तो उसको भी थोड़ा सा रुला दो, वरना दोनों में बहस हो जाएगी कि तुझे ज्यादा प्यार करता है कि तुझे। तो ये वो वाला हिसाब है कि इसे दिया तो इसे भी देना पड़ेगा। ओके, ये बात समझ में आई? तो अच्छा, अब अगर यहां पर 44 की जगह पहले तो 45 होता और यहां पर ये 27 आ जाता, ये नहीं 27 नहीं 28, तब इसे कैसे सॉल्व करते? मैम आपने आंसर ही बता दिया। 3 की पावर 27, सॉरी 3 की पावर 3 होता है 27, जो 28 के इतने करीब है कि आपका रिमाइंडर आएगा 1 या -1। लेकिन आपको 3 की पावर 3 है वो, तो आपको इस 45 को 3 की पावर 3 के हिसाब से तोड़ना है। तो आप कैसे करेंगे? 3 की पावर 3 और 45 डिवाइडेड बाय 3 ऐसा कर सकते हैं, तो आंसर आपका सीधा आएगा 15। यानी कि आपको जब भी इस पावर को तोड़ना हो तो आपको जिसमें तोड़ना हो, 3 में 2 में, तो आप चुपचाप उसे इससे डिवाइड कर दो। 45 को जब मैंने 3 से भाग दिया तो यहां आ गया 15 और अंदर चला गया वो 3। ठीक है, तो यहां आपका आंसर आ गया ये, और इसे मैंने किससे डिवाइड करना है? 28 से। अब 27 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 28, रिमाइंडर क्या आ गया? -1 की पावर 15, माइनस में है और ऑड है, तो आंसर आएगा -1, और चुपके से आप इसमें ऐड करेंगे अपना डिवाइजर, आंसर आ जाएगा 27। क्लियर है सबको? ये छोटी छोटी सी बातें क्लियर है? अब अगर यहां पर ऐसा हो और आपसे एक क्वेश्चन कुछ ऐसा दे आपको, 4 की पावर 40 नहीं 4 की पावर 74 डिवाइडेड बाय 63, 4 की पावर 74 डिवाइडेड बाय 63। आप देखते ही पहचान चुके हैं कि 4 का क्यूब होता है जो 63 के पास होता है, और 4 का क्यूब क्या होता है? 64, 64। तो जब आप इसको 64 में तोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? 4 का क्यूब बनाना होगा, और क्यूब बनाने के लिए इसे 3 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन ये तो 3 से भाग जाएगा ही नहीं, ये तो 3 से भाग जाएगा ही नहीं। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? तब आप क्या करोगे? एक और आइडेंटिटी होती है, और वो क्या होती है? a m इंटू ए की पावर n। ये क्या होता है? a m प्लस n। ये होती है आपकी एक और आइडेंटिटी जो अलजेब्रा में यूज की जाती थी आपके सामने। तो यहां पे आप इसे, क्या मैं इसे अपने हिसाब से लिख सकती हूं कि कुछ ऐसा लिख दूं m प्लस n करके, कि यहां पे हमारे पास एक फैक्टर 3 से डिविजिबल आ जाए। 3 से डिविजिबल आएगा तभी तो आप उसको 3 से डिवाइड कर पाओगे। तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 72 यानी कि 72, और इस पूरे को डिवाइड करूं 63 से। ठीक है ना ये? अब इसके बाद क्या होगा भाई? 4 की पावर 2 क्या है? 4 की पावर 2 है 16, और इनटू में ये क्या बनेगा? 4 की पावर 3, और यहां क्या बनेगा? 24। ऐसा बन गया। जो सिंपल अभी भी सिर्फ मैंने क्वेश्चन को सजाया है, अभी मैंने सॉल्व कुछ किया ही नहीं। उसके बाद डिवाइडेड बाय 63 चल रहा है अभी भी। अब ये कुछ ऐसा नहीं बन गया n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाई d। तो इसके लिए रिमाइंडर क्या आएगा? r1 प्लस r2। तो यहां से रिमाइंडर अगर मैं देखूं, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि जब आप 4 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 ही आता है,
क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा है। तो जब मैं 16 को 63 से डिवाइड करूंगी, जब मैं 16 को 63 से भाग दूंगी, तो मेरा रिमाइंडर 16 ही आएगा। तो यहां पे तो 16 ही आ गया। यहां पर ये क्या बनेगा? ये 64 बनेगा। और जब मैं इसे 63 से भाग दूंगी तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 16 इंटू 1 की पावर 24। तो आंसर आपका आ गया 16 और यही आपका आंसर है। दोबारा समझा रही हूं, दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लो। इसमें दो कहानी हुई। पहली बात तो हमने ये देखा कि हमें 4 की पावर 3 लेनी है, लेकिन ये 3 से भाग नहीं जा सकता, डिविजिबल नहीं है, 3 से विभाजित नहीं हो सकता। तो हमने क्या करा? हमने इस आइडेंटिटी को यूज किया और मैंने इसे 2 + 72 लिखा। मैंने 74 को 2 + 72 लिखा। उसके बाद इसे तोड़कर ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये अभी सिर्फ क्वेश्चन सजाया है। 4 की पावर 2 कितना होता है? 16। और इधर मैंने इसको 4 की पावर 3 और बाहर 24 लिख दिया। अभी भी सिर्फ क्वेश्चन ही सजाया है। अब यहां पर मैंने क्या काम किया है? इसे n1 और इसे n2 मान लिया। और मैं बता चुकी हूं, आपका रूल नंबर है ये, आई गेस 3 है, जिसमें आपने लिखा हुआ है कि n1 इंटू n2 अगर आप करते हैं तो आपके r1 इंटू r2 हो जाते हैं। तो यहां पे जब आपने 16 को 63 से विभाजित किया तो आपका रिमाइंडर आया 16। ठीक है, और जब आपने 64, ये 4 का क्यूब 64 होता है ना, तो जब आपने 64 को 63 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 1 की पावर 24। यही आया। अब आपने नॉर्मली r1 इंटू r2 करा तो आपका आंसर आ गया 16 यानी कि 16। ये बात क्लियर है? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको समझ में ना आए। एक बार फिर से तसल्ली से देख लो, ये कुछ नया तो है लेकिन ये सब कुछ पुराने वाले आपकी नॉलेज पर ही बेस्ड है। अब आ जाते हैं इसके आगे। इसके आगे बस एक क्वेश्चन और है, क्योंकि मैंने आपको सारे टाइप्स कवर करा दिए हैं रिमाइंडर में जितने भी हो सकते हैं। यहां तक कि मैंने आपको इतने टाइप्स कवर करा दिए हैं कि अब अगर आप किसी और लेवल के पेपर को भी अटेम्प्ट करते हैं, जो आपका ये एंट्रेंस नहीं, आपका बहुत अच्छे लेवल का पेपर भी अगर होता है और आप उसे भी अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें भी आप रिमाइंडर के कंसेप्ट में तो बिल्कुल नहीं चूकेंगे। एक कंसेप्ट और है, बहुत सिंपल। क्या है? 5 की पावर 84 माइनस 40 और इसको डिवाइड करना है आपको 26 से, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? तब आपका रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप यहां पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से, ये आपका सेकेंड वाला रूल लग रहा है, n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय d। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 5 की पावर 84 डिवाइडेड बाय 26 माइनस 40 और डिवाइडेड बाय 26। भाई इसे यहां कट मत करना, बस याद रखना इसे यहां कैंसिल मत करना। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर आपको 26 के बेस पर चाहिए, ना कि 13 के बेस पर। ध्यान से समझिएगा, ठीक है? रिमाइंडर पे इफेक्ट आ जाएगा। तो यहां पे जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 5 की कौन सी पावर है जो 26 के पास है? 25। और 25 का मतलब है, इसको कैसे लिखोगे? 5 की पावर 2 और 42 और इसे डिवाइड करेंगे 26 से, और यहां तो आप डायरेक्ट ही अपना रिमाइंडर निकाल सकते हो। 14 ही तो आएगा, 14 ही तो आएगा आपका रिमाइंडर। इसको सॉल्व करो, या इसको अभी भी ऐसे ही लिखते हैं, 40 की पावर 40 को भाग दिया 26 से, यहां से क्या रिमाइंडर आया? -1 की पावर 42 और यहां से क्या रिमाइंडर आया आपका? 14 आ गया। -1, भाई 25 को अगर आप 26 से भाग दोगे तो -1 आएगा और उसकी पावर 42। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1 - 14। ध्यान से समझना, ये हुआ 1 - 14 यानी कि माइनस का 13।
तो नेगेटिव आ गया। अब आप इसमें चुपचाप क्या करोगे, अपना डिवाइजर जोड़ोगे। डिवाइजर क्या है आपका, डिवाइजर है आपका 26, तो -13 + 26, आपका आंसर +13 आ गया। ये इत्तेफाक की बात है कि यहां पर माइनस और प्लस दोनों की वैल्यू सेम है। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो यहाँ पे कोई और नंबर आता, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है, सिंपल। रिमाइंडर जो आपका आया वो माइनस में आया, 1 - 14 आया, तो माइनस में आया, इस वजह से आपने इसमें डिवाइजर, आपका जो भाजक है, जो डिवाइजर है, उसे ऐड कर दिया और आपका आंसर आ गया। तो आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हमें तैयारी उस दिन के लिए करनी है जब हमारी किस्मत इतनी खराब हो कि सारे मुश्किल क्वेश्चन हमारे को ही देखने को मिले, हमें ही अपने पेपर में देखने को मिले। तो उस दिन की तैयारी के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने कुछ नया हो या कुछ बहुत डिफिकल्ट हो। आपको मैंने तोड़ना भी सिखा दिया कि अगर आपकी पावर डिवाइड नहीं हो रही है तब आप क्या करते हैं, तब आप अपने नंबर को इस तरीके से सजा के लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको कंसेप्ट्स प्रॉपरली क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों तक इस चैनल को, इन वीडियोस को शेयर कीजिए। ये क्लासेस किसी और के भी काम आए तो सबसे बेहतरीन होगा। और साथ ही वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, दैट इज व्हाट आई गेट एज अ मोटिवेशन। जितने आपके लाइक्स होते हैं, आपके अप्रिसिएशन के कमेंट्स होते हैं या आपके सब्सक्रिप्शंस होते हैं, वो सब चीज़ें मुझे मिलके काफ़ी मोटिवेट करते हैं और उस मोटिवेशन के थ्रू ही मैं आगे और अपनी चीज़ों को सुधारती हूँ, अपने कंसेप्ट्स को और बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पर विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।